स्थलांतर, एक रूहानी कब्जा। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और मेरे एक लिसनर ने मेरे साथ शेयर की है। मेरा नाम सुजय है और ये मेरी कहानी है। ये बात उन दिनों की है जब मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस की शुरुआत की थी। नया नया स्टार्टअप था तो मैं खुद ही ड्राइव किया करता था और मेरी पत्नी सुलभा मुझे मेरे ऑफिस के काम में हाथ बटाया करती थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन दिसंबर 2013 का वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे ब्रदर इन लॉ शरद के छोटे भाई प्रतीक की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो चुकी थी और हम उसकी 13वीं के लिए दापोली जा रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी सुलभा, उसकी छोटी बहन सुलू और उसका पति यानी मेरा ब्रदर इन लॉ शरद, ऐसे हम 4 लोग थे। रास्ते में नागोठने नाम की जगह पर दोपहर के लगभग 3 बजे हम पहुंचे। मैंने सबसे कहा कि यही लंच कर लेते हैं, आगे फिर लंच करने का मौका मिले ना मिले। सभी ने हामी भर दी और मैंने अपनी कार एक पेड़ की छांव में पार्क कर दी। कार से निकलते ही सुलभा और सुलू दोनों वॉशरूम के लिए चले गए, लेकिन जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। सुलभा ने मुझसे कहा, सुजय, वो वहाँ वॉशरूम जो है वो अच्छे नहीं हैं और उन्हें प्रॉपरली दरवाजे भी नहीं हैं। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो देखा वहीं थोड़ी दूर पर मुझे एक रेल की पटरी दिखाई दी और उसके आगे कुछ घर नज़र आ रहे थे। मैंने सुलभा और सुलू से कहा, वहाँ रेल की पटरी की उस तरफ मुझे कुछ घर दिखाई पड़ रहे हैं, शायद कोई गांव होगा। चलो वहाँ ले चलता हूँ तुम दोनों को, वहीं किसी से मदद मांग लेना वॉशरूम के लिए, ओके? ये सुनकर सुलभा और सुलू मेरे साथ चल पड़े। मैंने शरद से कहा, तुम यहीं रुको और खाना ऑर्डर कर दो, मैं इन दोनों के लिए वॉशरूम का प्रबंध करके आता हूँ, ठीक है? ऐसे कहकर मैं सुलभा और सुलू के साथ आगे बढ़ चला। थोड़ी दूरी पर जो रेल की पटरी मैंने देखी थी वो आते ही मैंने दोनों से कहा, तुम दोनों हो आओ, यही नज़दीक ही है, मैं यहीं तुम दोनों का वेट करता हूँ, ओके? सुलभा और सुलू दोनों उस गांव की तरफ चल पड़े। मैं वहीं पटरी के इस तरफ खड़ा एक पेड़ की छांव में उनका इंतजार कर रहा था। 5 मिनट गुजर चुके थे। मैंने घड़ी में देखा तो दोपहर के 3:15 हो रहे थे। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और मैसेजेस चेक करने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा मानो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छू कर गुजरा हो। मैंने सोचा कि पेड़ की छांव होने की वजह से शायद ठंडी हवा गुजरी हो, और ऐसे सोचते हुए उस वक्त मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ठंडी हवा का झोंका ही मुझ में उस अनजान शक्ति के स्थलांतर की शुरुआत करेगा। उसके बाद जहां तक मुझे याद है, मैं 10 मिनट तक उस पेड़ के नीचे ऐसे ही स्तब्ध एक जगह खड़ा था और उन 10 मिनटों के दौरान मैं 1 सेकंड के लिए भी 1 इंच उस जगह से नहीं हिला था। एक जगह मानो मैं जम सा गया था, जैसे कि बर्फ जम जाती है। मैं कुछ और सोच पाता उसी वक्त मेरे कानों में सुलभा की आवाज सुनाई पड़ी, सुजय, सुजय, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे एक जगह क्यों देख रहे हो? कौन है वहां? उस पर मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, कहां देख रहा हूं? कहीं भी तो नहीं। चलो आप लोग चल के खाना खा लेते हैं, फिर आगे निकलना भी है, आगे का सफर और दूरी पर है। हम तीनों उस ढाबे पर वापस आए। तब तक शरद ने खाना ऑर्डर कर दिया था और खाना हमारे टेबल पर लग भी चुका था। हमने खाना खा लिया और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। शाम होते होते हम दापोली पहुंच चुके थे। वहां सभी कार्यक्रमों को अटेंड कर लिया। रात का खाना खाकर हम चारों बाहर आंगन में टहल ही रहे थे कि अचानक मुझे फिर वैसे ही एहसास हुआ जैसे एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छूकर निकला हो, और फौरन ही मेरे सिर में एक ऐसा दर्द शुरू हुआ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। सुलभा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ सुजय, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? पता नहीं, अचानक से सिर में एक अजीब सा दर्द उठा है। सुनो, तुमने कोई पेन किलर कैरी की है क्या? हाँ, एक काम करते हैं, अब हम घर में वापस चलते हैं, तुम भी पेन किलर खाकर आराम कर लो।
हो सकता है ट्रैवलिंग के कारण तुम्हें ये तकलीफ हो रही हो। और वैसे ही हम चारों घर में वापस चले गए। घर में आते ही सुलभा ने मुझे पेन किलर दी, जिसे खाकर मैं सो गया। अगले ही दिन सवेरे 9 बजे नाश्ता करके हम चारों मुंबई के लिए रवाना हुए। सुलभा ने देखा कि मैं एकदम चुपचाप गाड़ी चला रहा हूं, तो उसे ये थोड़ा अजीब सा लगा। उसने मुझसे पूछा भी, क्या हुआ है सुजय तुम्हें, तुम चुपचाप क्यों हो? पता नहीं यार, ये सिर दर्द कमबख्त जा ही नहीं रहा। और मैंने ऐसे कहते हुए सुलभा की बातों को अनसुना कर दिया। शाम 7 बजे तक हम मुंबई अपने घर पहुंच चुके थे। मैंने सुलू और शरद को उनके घर ड्रॉप किया और घर आकर चेंज करके सो गया। मेरी माँ बताती है कि मैं उस दिन जो सोया था तो दूसरे दिन शाम को उठा। Isn't it insane? लेकिन हाँ, तकरीबन 24 घंटे में सोया था और यह बड़ी ही चिंताजनक बात थी। मेरे उठने पर माँ ने मुझसे पूछा भी, लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और टीवी का रिमोट लेकर टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर कुछ हॉरर सीरियल्स देखने लगा। ये सभी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे मेरी माँ ने इस आगे के होने वाले किस्से के कई दिनों बाद बताई थी। खैर, यहाँ मुंबई में चॉल्स में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पानी सुबह के 5 बजे आता था और मेरी ये आदत थी कि सुबह सुबह उठकर मैं पहले पानी भरा करता था। ऐसे ही उस रोज भी मैं उठा और मैंने बाल्टी नल के नीचे लगाई। बाल्टी जैसे भर गई तो मैंने उसको उठाने के लिए उसका हैंडल पकड़ा, लेकिन वो बाल्टी मुझे भारी महसूस होने लगी, जबकि ऐसे पानी से भरी 2 बाल्टियां मैं आसानी से उठा सकता था। मुझे उसी वक्त चक्कर आई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे गिरने की वजह से मेरी माँ और सुलभा दोनों दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन वो दोनों कहाँ मुझे उठा पाते। तभी सुलभा ने दौड़कर आस पड़ोस से सारे लोगों को बुला लिया। कसरत करने की वजह से मेरे शरीर का वजन भारी तो था ही, लेकिन उस रोज मैं 15 लोगों से भी नहीं उठ पा रहा था। उसी वक्त माँ ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, सुजय, ए सुजय, अपने शरीर को क्यों भारी कर रहा है, ढीला छोड़ बदन को। और वैसे ही झट से मुझे होश आया और फिर मैं अपने आप ही उठ खड़ा हुआ। मेरी माँ को उसी वक्त शक हो चुका था कि कुछ गलत तो हो रहा है मेरे साथ। उन दिनों मैं कम से कम 1 किलो चावल, 20 रोटियां और प्याला भर के दाल पी जाया करता था। ये मेरी खुराक हो चुकी थी, लेकिन ये एक इंसान की खुराक तो नहीं थी। मेरे चेहरे का रंग भी काला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। मैं वैसे ही पूरे दिन टीवी के पास पड़ा रहता था, बस टीवी देखते हुए, और जब खाने का समय आता तो मैं खाना मांगकर खा लेता और फिर से टीवी देखने बैठ जाया करता था। दिन ब दिन मेरी हालत बद से बदतर हुई जा रही थी। माँ मुझे देख देख अकेले में रोया करती थी। उसने फिर एक दिन मुझसे कहा, सुजय, चल ना बेटा, जरा घूम के आते हैं बाजार से। वैसे भी इतने दिनों से तू घर में ही बैठा हुआ है, तुझे भी बेहतर लगेगा। मैंने हामी भर दी और माँ के साथ चल पड़ा बाजार की तरफ। बाजार की तरफ से होते हुए रिक्शा ने मंदिर की तरफ रुख कर लिया। तब मैं थोड़ा सा नाराज हुआ। मंदिर आते ही रिक्शा रुकी, माँ रिक्शा से उतर गई और मुझे भी उतरने को कहा, लेकिन मैं मान ही नहीं रहा था। तभी वहां से उस मंदिर के पुजारी जी गुजर रहे थे। उन्होंने ये नज़ारा देखा और मेरी माँ के पास आ गए। उन्होंने कहा, जाने दीजिए, ये नहीं आएगा। बेटा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, और इस बालक से तुम्हें क्या आपत्ति है? उसके बाद उस जगह मेरी माँ और वहां उपस्थित सभी लोगों ने जो देखा और सुना वो बड़ा ही भयावह था। ऐसा क्या था वो जो बड़ा ही भयावह था? सुनते हैं स्थलांतर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और सुनते रहें कहानी फैक्ट्री। धन्यवाद।